नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सोलर पॉलिसीज़ पे एक पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा। तो उसी सोलर पॉलिसीज़ के सीरीज़ में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो कि झारखंड स्टेट सोलर पॉलिसी 2022 के ऊपर है। और ये जो पॉलिसी जो इशू हुआ था, ये जुलाई 2012 में ही इशू हुआ था। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम पॉलिसीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोई भी पॉलिसी अगर इशू होता है तो उसमें 4-5 मेजर कंटेंट्स होते हैं कि इस बेसिकली इस पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है, मतलब गवर्नमेंट का टारगेट और ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है एज ए कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्री को, और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकती है और क्या चीज़ें इसमें प्रोविज़न है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव की, तो जो पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लेकिन जो उसमें मुझे 2-3 ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट लगे, एक तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो है उसमें सोलर जनरेशन का जो शेयर है उसको बढ़ाना है। और 2023-24 तक जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जनरेशन है, उसका 12.5% सोलर के थ्रू होना चाहिए। तो ये झारखंड गवर्नमेंट ने टारगेट रख रखा है। दूसरा ये है कि इसमें जो टारगेट रखा गया है कि 2027 तक टोटल जो झारखंड की जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हो जाएगी सोलर की 4000 मेगावाट हो जाएगी। और इसका डिटेल बाइफर्केशन भी है कि किस सेगमेंट में कितनी कितनी कैपेसिटी आएगी और ईयर वाइज क्या क्या बाइफर्केशन है। थर्ड जो इसमें लगा है कि इस पॉलिसीज़ के तहत तहत ना एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर जो है, इंटरमिटेंसी ज़्यादा होती है। तो इंटरमिटेंसीज को दूर करने के लिए एनर्जी स्टोरेज की बात की जा रही है। तो इस पॉलिसीज़ में भी इसको कवर किया गया। तो तीन तीन मेन ऑब्जेक्टिव जो मुझे लगे इस पॉलिसीज़ में। सेकेंड है ऑपरेटिंग पीरियड का। तो जो इस पॉलिसी का जो पीरियड है बेसिकली 5 ईयर्स है। ये जुलाई 2022 में इशू हुआ है, तो जुलाई 2022 से लेकर के 2027 तक इसका ऑपरेटिंग पीरियड है, मतलब 5 साल के लिए पॉलिसी है। नेक्स्ट है स्टेट नोडल एजेंसीज। बेसिकली कोई भी पॉलिसी इशू होता है तो उसमें एक एजेंसीज डिप्यूट की जाती है जिसको नोडल एजेंसी बोलते हैं। मतलब पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है वो उसमें डिफाइन करना पड़ता है। तो जो इसमें पॉलिसीज़ में जो है स्टेट के बिहाफ पे सोलर को प्रमोट करने के लिए जो एजेंसी डिप्यूट की गई है वो है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जरेडा भी बोलते हैं। और स्टेट नोडल एजेंसीज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें कि फैसिलिटेशन, मॉनिटरिंग और अप्रूवल, तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्टेट नोडल एजेंसीज के पार्ट होती है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो झारखंड जो है, जो वहाँ की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है झारखंड, वो स्टेट नोडल एजेंसीज है। फोर्थ है लैंड आइडेंटिफिकेशन, एग्रीगेशन, डेवलपमेंट, एलोकेशन। कोई भी सोलर प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम मेगावाट स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें या सोलर पार्क की हम लोग बात करें, तो लैंड बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंट इसमें एक फैक्टर आ जाता है। क्योंकि अगर 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाना है तो अराउंड 4 to 5 एकर्स की ज़रूरत पड़ती है। और आज की डेट में चूंकि एफिशिएंसी बढ़ गई है और पैनल बड़े पैनल से आ रहे हैं, तो अगर हम लोग 3.5 to 4 एकर्स भी लेते हैं तो ये भी एक बहुत ह्यूज लैंड है। बेसिकली अगर हम 100 मेगावाट की बात करेंगे तो 100 मेगावाट के लिए कम से कम 400 एकड़ का लैंड चाहिए। तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस पॉलिसी में बताया गया है कि चूंकि लैंड को इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, और इसमें फ्लोटिंग सोलर और कैनाल टॉप की भी बात की गई है, रिस्ट्रिक्शंस एंड लैंड एरिया एलोकेशंस। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी गवर्नमेंट लैंड है, तो गवर्नमेंट जो है सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए या सोलर पार्क डेवलपमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट की लैंड है वो प्रोवाइड की जाएगी। और जो इसके लिए जो है जरेडा है, जो जो रिन्यूएबल एजेंसी है जरेडा है, वो फैसिलिटेट करेगा। प्राइवेट लैंड भी है, आप प्राइवेट लैंड आप अपने से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसीज में जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, और भी जो प्रोसेस है उसको बहुत सीमलेस किया गया है, बहुत आसानी से आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। फ्लोटिंग सोलर के लिए भी इसमें जो है रिजर्वायर है उसको भी इसकी बात की कि जो कंसर्न जो एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, वो फैसिलिटेट करेंगे। कैनाल टॉप की भी बात की गई है। तो आगे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉलिसी में जो लैंड का भी प्रोविजन है कि उसमें गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट करेगी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना है या सोलर पार्क डेवलप करना है। अब ये देखिए डिटेल में ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज टारगेट दिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि 4000 मेगावाट का क्यूमुलेटिव टारगेट रखा है। क्यूमुलेटिव टारगेट का मतलब है कि अभी तक जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको भी इंक्लूड किया गया है। और क्यूमुलेटिव टारगेट को बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी में मेन डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, और सेकंड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की बात की गई है, और थर्ड जो है ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। तो 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब जो बड़े मेगावाट स्केल के सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सोलर पार्क, नॉन सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर और कैनाल टॉप सोलर।
तो अगर आप यूटिलिटी स्केल सोलर में जो टारगेट रखा गया है टोटल 4,000 मेगावाट में 3,000 मेगावाट यूटिलिटी स्केल में टारगेट 5 साल में जो है बेसिकली 3,000 के आसपास जो है कैपेसिटी यूटिलिटी स्केल में आ जाएगी, जिसमें कि आप ईयर वाइज टारगेट भी देख सकते हैं कि 3,000 का मेगावाट का ईयर वाइज टारगेट क्या है। और यूटिलिटी स्केल में जो सोलर की बात की गई है, सोलर जो इसमें रखा गया है कि 700 मेगावाट जो है सोलर पार्क की कैटेगरी में आएगा। नॉन सोलर पार्क जो है 1,000 मेगावाट कैटेगरी में आएगा। फ्लोटिंग सोलर जो है इसमें आप देखिए फ्लोटिंग सोलर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है फ्लोटिंग सोलर पे भी। तो फ्लोटिंग सोलर की भी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है, 900 मेगावाट रखी गई है। और कैनाल टॉप सोलर 400 मेगावाट रखा गया। तो कैनाल टॉप भी है, कॉस्टली प्रोजेक्ट लगता है और 400 मेगावाट भी काफ़ी बड़ा टारगेट कहा जाएगा। तो यूटिलिटी स्केल में ये डिवीजन है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में रूफ टॉप सोलर में जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर का जो टोटल टारगेट रखा गया है क्यूमुलेटिव 720 मेगावाट का रखा गया है, जिसमें कि रूफ टॉप सोलर 250 मेगावाट का है, कैप्टिव सोलर जो है 220 मेगावाट का है, सोलर एग्रीकल्चर 250 मेगावाट का रखा गया है। अब आगे डिटेल में आप ईयर वाइज भी देख सकते हैं। आप फाइनेंशियल ईयर 23 में क्या टारगेट है, फाइनेंशियल ईयर 24, 25, 26, 27 में क्या टारगेट रखा गया है। हम ऑफ ग्रिड की बात करते हैं तो ऑफ ग्रिड में टोटल 280 मेगावाट रखा गया है और ऑफ ग्रिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मिनी और माइक्रो ग्रिड्स। सोलर फॉर लाइवलीहुड जिसमें कि नॉन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस फॉर सोलर की बात की गई है और सोलर पंप का बात किया गया। तो 280 मेगावाट बेसिकली ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स में रखा गया है। तो टोटल जो 4,000 मेगावाट का जो कैटेगरी है, 3 मेजर कैटेगरी है, उस कैटेगरी में भी जो सब डिवाइड है उस कैटेगरी में भी दिया गया और ईयर वाइज भी टारगेट रखा गया 4,000 मेगावाट का, कैसे कैसे अचीव करना है। अब हम बात करते हैं पॉलिसीज़ की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पशंस की। तो एग्जाम्पशंस जो है पॉलिसी का मैंने बताया कि 4-5 मेजर फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि एक एग्जाम्पशंस और जो गवर्नमेंट सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एग्जाम्पशंस में क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी इसमें दिया हुआ है कि अगर आप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो उसमें सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जो लैंड आप अगर लीज पे लेते हैं या लैंड परचेज करते हैं तो उन दोनों केसेस में जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उस पर 100% एग्जाम्पशंस है। और कन्वर्जन की बात की गई है कि अगर आप इसमें जो बोला गया कि अगर आप लैंड लेते हैं तो अगर कन्वर्ट तो डीम टू बी कन्वर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड स्टेटस, अगर आप एग्रीकल्चर या कोई भी लैंड लेते हैं तो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए वो डीम्ड माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल का स्टेटस मिल जाएगा। और अगर प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में ज़रूरत नहीं है आपको, ये अपने आप ऑटोमेटिकली माना जाएगा। और 100% वेवर ऑन लैंड यूज कन्वर्जन चार्जेज फ़ी, जो भी आप कन्वर्जन कराएंगे तो उसमें भी चार्जेज जो है जो कन्वर्जन चार्जेज है वो भी वेव्ड ऑफ है, 100% वेव्ड ऑफ है। और हम अदर चार्जेस की बात करते हैं तो अदर चार्जेज में जो भी आप अगर कोर्ट से में जो भी रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी जो प्रोसेस करने पड़ते हैं तो उसके लिए भी जो है कोर्ट फी जो है एग्जेम्प्टेड है। और एग्जाम्पशंस फॉर लैंड यूज अप्रूवल, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज, स्क्रूटनी फ़ी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज, ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं। और इसमें एग्जाम्पशन से अगर बात करें तो जो नेक्स्ट है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए, तो इस ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए एडिशनल इंसेंटिव दिया गया है। इसमें एडिशनल इंसेंटिव क्या है कि एन एडिशनल 50% कंसेशन ऑन लैंड लीज पेमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। बेसिकली आप गवर्नमेंट लैंड लेते हैं और ईवी चार्जिंग स्टेशन वहाँ पर सेटअप करते हैं तो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जो भी लैंड लीज जो पेमेंट करनी पड़ती है उसका 50% जो है आपका वेव्ड ऑफ है। और ये जो कैपेसिटी है बेसिकली अगर मेगावाट टर्म्स में बात करें हम लोग तो 50 मेगावाट का इंस्टॉलेशन है, वहीं तक लिमिटेड है, उसके बाद नहीं है। नेक्स्ट है इंसेंटिव मैकेनिज्म। इंसेंटिव मैकेनिज्म में एंट्री टैक्स की बात की गई तो एंट्री टैक्स जो है सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर कुछ भी आप लगाते हैं तो कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है एग्जेम्प्टेड है या रिम्बर्स कर दिया जाएगा। रूफ टॉप सोलर प्लांट्स अगर लगाते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं उसको उस केस में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है 5 साल के लिए एग्जेम्प्टेड है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सोलर प्रोजेक्ट्स या सोलर प्लांट अगर आप लोग लगा रहे हैं तो उस केस में जो रूफ टॉप सोलर प्लांट अगर है, सोलर पंप है, ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट है, ईवी चार्जिंग स्टेशन है तो 100% एग्जेम्पशंस है 5 ईयर्स के लिए। जो SGST है, जो स्टेट के पार्ट पर जो GST पोर्सन होता है वो है, लेकिन इसमें कंडीशन लिखी गई है। कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल रिकमेंडेशन फ्रॉम द GST काउंसिल, मतलब फाइनली अप्रूव्ड नहीं है बट ये है कि गवर्नमेंट जो है ये अपना जो प्रपोजल है पॉलिसी में डाली गई थी इस प्रपोजल को GST काउंसिल में ले जाएगी एग्जेम्प्ट कराने के लिए। SGS जो गवर्नमेंट के पार्ट का है और होपफुली जो अगर स्टेट अपना पोर्शन छोड़ना चाहती है तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि GST काउंसिल में भी कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस में अगर प्रोजेक्ट्स आता है तो उस केस में क्या इंसेंटिव है इसमें या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो ओपन एक्सेस में इंट्रा स्टेट की बात की है। इंट्रा स्टेट का कर नहीं सकता क्योंकि इंट्रा स्टेट में जो है बेसिकली CERC का रेगुलेशंस इसमें लागू हो जाता है।
तो अगर इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, मतलब विद इन स्टेट अगर कोई प्रोजेक्ट्स ओपन एक्सेस लेता है तो उसमें ओपन एक्सेस जो है प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाएगा और 25 साल के लिए इसमें एप्लीकेबल होगा। उसमें और क्या एग्जाम्प्टेड है, तो 100% एग्जाम्पन्स ऑन ट्रांसमिशन व्हीलिंग चार्जेस फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द कमर्शियल ऑपरेशन डेट। अगर प्रोजेक्ट्स अगर आ जाता ओपन एक्सिस में, तो जो कमिश्निंग टाइम है, तो कमिश्निंग टाइम से 10 साल के लिए जो ट्रांसमिशन और व्हीलिंग चार्जेज है वो 100% एग्जाम्प्टेड है। और एग्जाम्पन्स ऑन क्रॉस सब्सिडी एंड एडिशनल सरचार्ज फॉर द थर्ड पार्टी सेल लेस देन 25। अगर लेस देन 25 मेगावाट का प्रोजेक्ट है थर्ड पार्टी से, मतलब ओपन एक्सिस में अगर थर्ड पार्टी को आप दे रहे हैं और कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट्स है, तो उस केस में जो क्रॉस सब्सिडी और एडिशनल सरचार्ज है ये एग्जाम्प्टेड है। तो ये बोला जाए कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पन्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ओपन एक्सिस को प्रमोट करने के लिए स्टेट में। बैंकिंग चार्जेज बैंकिंग अलाउड है रूफ टॉप सिस्टम के लिए, और इसमें जो बैंकिंग चार्जेज रूफ टॉप सिस्टम पर जो लगेगा वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इसमें 5% आपका जो है एनर्जी विड्रॉल वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्रिड कनेक्टिविटी एंड इवैक्यूएशन, अगर सोलर पार्क है तो सोलर पार्क के लिए स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी और डिस्कॉम जो है वो फैसिलिटेट प्रोवाइड करेगा पावर इवैक्यूएशन के लिए, जो नियरेस्ट सर्विस स्टेशन वहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। टैरिफ मैकेनिज्म में क्या बोला गया है, तो टैरिफ मैकेनिज्म में ये बोला कि अगर सोलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फीडर, तो इसमें ये पीएम कुसुम का रेफरेंस दिया गया है कि पीएम कुसुम अगर आता है तो उस केस में जो अप्रोप्रिएट कमीशन है, जो डिस्कॉम है, वो एक सीलिंग टैरिफ डिटरमिन करेगा, उस टैरिफ पे जो है प्रोजेक्ट्स इसमें लगेंगे। इसमें ग्रीन टैरिफ की बात की गई है, तो ग्रीन टैरिफ में जो है इसमें रेगुलेटर को बोला गया है कि जो कंसर्न रेगुलेटर है, जिसमें कि इसमें झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वो ग्रीन टैरिफ जो है ऑल कंज्यूमर्स के लिए इंट्रोड्यूस करेगा। ऑल कंज्यूमर मतलब हर कैटेगरी को हो जाएगा, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल्स, बड़े कंज्यूमर्स, छोटे कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स के लिए जो है ग्रीन टैरिफ इसमें नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेगा। जिसको भी अगर लेना है सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी जो भी लेना है, तो उसके लिए जो कंज्यूमर जो भी लेना चाहता है तो वो ग्रीन टैरिफ वो पे कर सकता है। फीडिंग टैरिफ का भी प्रोविज़न रखा गया है कि इसमें बोला गया है कि जो रेगुलेटर स्टेट रेगुलेटर है मैं इंट्रोड्यूस द टाइम ऑफ द यूज सोलर एनर्जी फीडिंग टैरिफ सो दैट कि एक प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। वर्चुअल नेट मीटरिंग की बात की गई है, काफ़ी डिटेल में मैंने वर्चुअल नेट मीटरिंग में वीडियो बना रखा है। तो इसमें वर्चुअल नेट मीटरिंग में बोला गया कि जो झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है मैं इंट्रोड्यूस सूटेबल रेगुलेशन टू फैसिलिटेट दिस। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए इसमें रेगुलेशन जो है वहाँ का जो स्टेट रेगुलेटर है वो इशू करेगा। और अब इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट अपने पार्ट्स पे क्या दे रही है, तो उसको इसमें जो बोला गया है, तो इसमें जो इंसेंटिव के जो कैटेगरी का डिवाइडेशन है दो पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर और ऑफ ग्रिड में। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में अगर हम लोग बात करें तो रूफ टॉप सोलर है, तो रूफ टॉप सोलर में ऑलरेडी जो है इसमें बोला गया है कि ये जो इंसेंटिव जो इसमें जो लिखा गया स्टेट सब्सिडी, ये बेसिकली ओवर एंड अबव द सेंट्रल सब्सिडी। तो रूफ टॉप सोलर में हम सबको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MNRE की जो स्कीम है रूफ टॉप फेज़ 2, उसमें जो है 40% सब्सिडी दी जाती है अप टू 3 किलोवाट तक, 1 to 3 किलोवाट। मोर देन 3 किलोवाट मतलब 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 20% सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी जो है अब फिक्स कर दी गई है, अब सीधे फिक्स कर दी गई। लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें इसको लिंक किया गया है एनुअल इनकम से। तो अगर एनुअल इनकम किसी का 3 लाख से कम है तो उस केस में अप टू 3 किलोवाट तक स्टेट गवर्नमेंट MNRE सब्सिडी के अलावा 60% सब्सिडी देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो कि फ्री हो गया ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स है, मतलब लोअर इनकम ग्रुप के लिए एक तरह से सोलर प्रोजेक्ट्स पूरा फ्री हो गया रूफटॉप सिस्टम। और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के लिए इसमें 80% बोला गया, तो 20% सब्सिडी बेसिकली MNRE दे रही है और 80% ये दे देगा। तो एक तरह से हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स है 10 किलोवाट तक कोई अगर लगाना चाहता है तो पूरा फ्री हो जाएगा, MNRE सब्सिडी प्लस स्टेट सब्सिडी को मिला के दिया जाए तो। और ये केवल रेजिडेंशियल के लिए एप्लीकेबल है और जिसकी इनकम 3 लाख से कम है उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करें तो एग्रीकल्चरल में ऑलरेडी जो है MNRE की सब्सिडी है कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में। तो इसमें कंपोनेंट सी के लिए बात कर रही है, ग्रिड कनेक्टेड है। तो ग्रिड कनेक्टेड में जो MNRE की सब्सिडी है ऑलरेडी 30% है और स्टेट भी 30% और दे रहा है, तो इसका भी प्रोविज़न है। अगर ऑफ ग्रिड की बात करें तो ऑफ ग्रिड में मिनी और माइक्रो ग्रिड्स है, इसमें जो है स्टेट सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है दीज स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाई जेरेडा थ्रू 100% स्टेट बजट। और सोलर होम सिस्टम में भी जो है इसमें भी सेम जेरेडा जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसी के थ्रू कवर किया जाएगा।
सोलर फॉर लाइवलीहुड नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन फॉर सोलर, तो इसमें अप टू 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 60% का बजट रखा गया है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के लिए 40% रखा गया है। हायर सब्सिडी एज सिस्टम है, सेंट्रल सब्सिडी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ऑफ ग्रिड में कोई भी सेंट्रल सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इसमें ज़्यादा सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है। और सोलर पंप में 66 to 67% का इसमें सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है। तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है ओवर एंड अबव जो सेंट्रल सब्सिडी आती है उसके बियॉन्ड इस सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है। अब हम बात करते हैं और भी इंसेंटिव मैकेनिज्म में क्या क्या है। तो सिंगल विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, डेडिकेटेड सोलर पॉलिसी सेल बनाई जाएगी, जो कि जेरेडा जो वहाँ की नोडल एजेंसी है जेरेडा, वहाँ पर सोलर पॉलिसी जो सोलर सेल रहेगा। और इस सेल का जो मेन जो काम है, जितने स्टेचुटरी क्लियरेंसेस है, अप्रूवल्स है, वो फैसिलिटेट करके प्रोवाइड करेगा विद इन जो फिक्स टाइम पीरियड, मैक्सिमम 60 दिन का टाइम दिया गया है। 60 दिन में जो भी सारे जितने क्लियरेंसेस हैं अप्रूवल देना पड़ेगा। अप टू ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है कि 3 मीटर हाइट तक के जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर है बेसिकली, वो बिल्डिंग की हाइट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो बिल्डिंग जो वहाँ का रेगुलेशन है, बिल्डिंग कोड है, उसमें ऐसा चेंजेस किया गया है। अगर कोई रूफ टॉप सिस्टम लगाना चाहता है तो रूफ टॉप के सिस्टम में लगाने से जो माउंटिंग स्ट्रक्चर, अगर बड़ा कोई माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाना चाहता है तो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग की हाइट में कंसीडर किया जाए, नहीं, इसमें एग्जेम्प्टेड दिया गया 3 मीटर तक, मतलब 9 फीट तक, 9 साढ़े 9 फीट तक अगर लगाते हो तो उस केस में आपको बिल्डिंग हाइट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी जनरेटर है, सोलर पावर जनरेटर या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर, अगर कार्बन क्रेडिट के क्लेम करना चाहता है तो क्लेम कर सकता है। सोलर प्रोजेक्ट्स को इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस से एग्जेम्प्ट किया गया है। और टाइमली कंप्लीसन है, अगर आप टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, इसमें जो टाइम पीरियड है, एज पर टाइम पीरियड में अगर आप प्रोजेक्ट्स लगा लेते हैं, कमीशन कर लेते हैं, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और बैंकिंग चार्जेज जो है वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। सोलर प्रोजेक्ट्स को डीम्ड इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा दिया गया है, और जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो इंसेंटिव मिलता है वो सोलर प्रोजेक्ट्स को भी दिया जाएगा। मस्ट अर्न स्टेटस का दर्जा दिया गया है। मस्ट अर्न स्टेटस हम सभी जानते हैं, एक्चुअली ये ग्रिड कोड में भी है, सोलर को जो है मस्ट अर्न स्टेटस रखा गया है। अगर बैकिंग करवाना है तो कॉमर्शियल एंगल पर आप इसको बैकिंग नहीं करवा सकते हैं, केवल और केवल जो है टेक्निकल लेवल पर ही आप इसकी बैकिंग करवा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव रखा गया, कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर यहाँ पर लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी। और पावर परचेज की बात की गई है, तो पावर परचेज में ये बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो स्टेट एजेंसी है, वो जो है जो भी प्रोजेक्ट्स लगाएगी तो वो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट के थ्रू फॉलो किया जाएगा। जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जो बात की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो इशू करती है कॉम्पिटिटिव बिडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, उस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। और इस गाइडलाइंस में ये भी बोला गया है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का भी प्रोविजन रखा गया है, जिसमें कि जो बायर है, जो खरीदार है, जो परचेज करेगा, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की। तो इसमें बोला गया कि 2 मेगावाट से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको यूटिलिटी स्केल कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो छोटे वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसको लोअर कैटेगरी स्केल में रखा जाएगा। तो यूटिलिटी स्केल को इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सोलर पार्क, तो सोलर पार्क बेसिकली क्या है कि एक तरह से ये सोलर प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है वो सोलर पार्क बोला जाता है, जिसमें कि मेनली लैंड और कनेक्टिविटी आती है। तो सोलर पार्क जो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा उसमें टारगेट ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि सोलर पार्क्स में काफ़ी बड़ा टारगेट है, और जो इसमें मिनिमम कैपेसिटी रखी गई है पार्क डेवलप करने के लिए वो 20 मेगावाट रखी गई है। नॉन सोलर पार्क का जो टारगेट है बेसिकली क्यूमुलेटिव टारगेट जो है अंडर दिस कैटेगरी 1000 मेगावाट है। और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। फ्लोटिंग सोलर बोला कि झारखंड में टोटल 31 रिजर्वायर्स हैं, जिनका कि क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया 354 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल 1160 मेगावाट का होता है। इसी हिसाब से जो यहाँ पर फ्लोटिंग का जो टारगेट रखा गया है 900 मेगावाट रखा गया है। कैनाल टॉप सोलर की बात की गई है, तो कैनाल टॉप सोलर में 400 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। और बेसिकली कैनाल टॉप में 2 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्ट्स को भी यूटिलिटी स्केल की कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें जो अगर कैनाल टॉप में अगर प्रोजेक्ट्स आता है तो या तो कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू जो टैरिफ निकल के आता है वो डिसाइड होगा, या तो फिक्स फीड इन टैरिफ पर भी रूट में भी लिया जा सकता है, जिसके कि रेगुलेटर जो है फीड इन टैरिफ जो है रेट फिक्स करेगा। हम बात करते हैं रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में जो है जो लोअर इनकम ग्रुप है, मतलब 3 लाख से अगर जिसकी इनकम कम है, तो एक तरह से उनको फ्री में ही सोलर प्रोजेक्ट्स लगाया जाएगा। MNRE की सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी को मिला दिया जाए तो। और इस कैटेगरी में टोटल टारगेट 250 मेगावाट रखा गया है। और मैंडेटरी रूफ टॉप सिस्टम कर दिया गया, अगर जिसका 500 स्क्वायर एट से ज़्यादा प्लॉट एरिया है तो उस केस में आपको रूफ टॉप मैंडेटरी कर दिया गया है। और डिस्कॉम जो है, जो MNRE की सब्सिडी स्कीम है फेज़ 2 में, उसमें जो डिस्कॉम टाइम टू टाइम क्या है बिड निकालेगा।
रूफ टॉप में बिजनेस मॉडल की बात की गई तो बिजनेस मॉडल बहुत ही स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो बिजनेस मॉडल जो नया कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया, एंकर्ड प्रोक्योरमेंट मॉडल, कम्युनिटी सोलर, बेसिकली कम्युनिटी सोलर वर्चुअल मीटर की तरह ही है, सोलर पार्टनर्स की बात की गई है। तो ये बिजनेस मॉडल प्रपोज किया गया है, नया नया फैक्टर है, ये नया टर्म्स है। अब हम बात करते हैं कैप्टिव और ग्रुप कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट्स की बात की गई। तो इसमें ग्रुप कैप्टिव और कैप्टिव के लिए बोला गया कि मिनिमम 100 किलोवाट का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि MOP का भी एक रूल्स आया था, उसमें ये है कि अगर आप सोलर या जो भी ओपन एक्सेस के थ्रू लेना चाहते हैं तो 100 किलोवाट की जो कैपेसिटी है आप ले सकते हैं ओपन एक्सेस के थ्रू। तो इसमें भी सेम वही है, कैप्टिव और ग्रुप कैप्टिव के भाई कि 100 किलोवाट तक का मिनिमम होना चाहिए। उसको रिड्यूस कर दिया है बेसिकली 1 मेगावाट से। सोलर एग्रीकल्चर की बात की गई कि जो एग्रीकल्चर पंप उनको सोलराइज किया जाएगा और इस कैटेगरी में 250 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। और अगर आप सोलर पंप लगाते हैं तो उसके लिए सोलर पंप में आपको पैनल लगाना पड़ेगा, तो वहाँ से जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो डिस्कॉम को जाएगी, और जो एक्सेस जो पावर है बेसिकली उसके लिए जो टैरिफ है जो वहाँ पर स्टेट रेगुलेटर है वो फिक्स करेगा, जो टैरिफ जो अप्रूव्ड है वो कमीशन फिक्स करेगा। और जो सोलर प्लांट की जो बात की गई है तो यूज्ड अनयूज्ड एग्रीकल्चरल लैंड पर भी लगाया जा सकता है। इस पॉलिसीज में मॉडल सोलर विलेज की बात की गई है। तो मॉडल सोलर विलेज जो है 1000 विलेज को डेवलप करना है, जो कि कंप्लीट जो विलेज जो है पूरा सोलराइज रहेगा, जो पूरी विलेज की जो रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट है, सोलर से ही कंप्लीट की जाएगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें उनको प्रमोट करने के लिए बोला गया है कि सोलर बेस्ड होना चाहिए, जो वहाँ की जो पावर रिक्वायरमेंट है चार्जिंग के लिए वो सोलर से फुलफ़िल की जाए। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की भी बात की गई है। इसमें बोला गया कि जो वहाँ की जो नोडल एजेंसी है जेरेडा, वो पोटेंशियल असेस करेगा और अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट करने के लिए क्या पॉलिसी है वो चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। जो वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑलरेडी जो मैंने बता रखा है कि जो जेरेडा है जो वहाँ की स्टेट नोडल एजेंसीज है वो जेरेडा है, और इसका काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, आपको पता है जो कमीशन का तो रोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। इस पॉलिसी को कंसीडर करते हुए जो भी इससे रिलेटेड जो है अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और रेगुलेटरी फॉर्मवर्क करेगा, इंक्लूडिंग जो भी इसमें जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे कि इसमें वर्चुअल नेट मीटरिंग की बात की गई है, कम्युनिटी सोलर की बात की गई है, और भी जो बात की गई, जो टारगेट की बात की गई है, तो और जो एग्जाम्पन्स की बात की, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो रेगुलेटरी जो है पॉलिसी जो है लाएगा और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इशू करेगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, ऑलरेडी जो अगर सोलर पावर का सोलर प्रोजेक्ट्स आ रहा है तो पावर इवैक्यूएशन के लिए जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, वो जो यहाँ की एजेंसी जो है वो करेंगी। अब बात करते हैं इसमें स्टेट लेवल स्क्रीनिंग और इम्पावर कमेटी की बात की गई है। तो अगर 25 मेगावाट से कैपेसिटी कम है तो इसमें बोला गया है कि जो स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उनके अंडर बनाई जाएगी, और वो जो मैंडेट होगा बेसिकली हर एवरी क्वार्टर वो जो है कमेटी मिलेगी, और जो प्रोग्रेस है बेसिकली मॉनिटरिंग और जो अप्रूवल है उसका इनिशिएटिव जो है, अगर कुछ अप्रूवल देना है चाहे जो भी कुछ मॉनिटरिंग है जो स्कीम की पॉलिसीज़ की जो भी सारी चीज़ें वो उस लेवल पे की जाएंगी। अगर 25 मेगावाट से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उस केस में बोला गया कि स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी जो कि चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में होगी, और ये बेसिकली बाई मंथली मतलब 6 मंथ में मिलेंगे, और सेम वही प्रोसेस है अगर मॉनिटरिंग है और अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लैंड बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट लैंड को एलोकेट करने की बात की जा रही है तो जो एलोकेशन होगा उसके लिए झारखंड में जो है झारखंड रिन्यूएबल पावर लैंड अलॉटमेंट कमेटी जो है ऑलरेडी बनी हुई है, और ये चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में होती है। तो ये जो कमेटी बेसिकली जो है डिसीजन लेगी, अगर सोलर प्रोजेक्ट्स कोई लगाना चाहता है या सोलर पार्क डेवलप करना चाहता है और गवर्नमेंट के पास अप्रोच करता है कि मुझे गवर्नमेंट लैंड एलोकेट कर दिया जाए, तो उस केस में ये कमेटी जो है लैंड अलॉट करती है, डिसीजन लेती है। और एक कमेटी का ये भी मैंडेट है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 25 ईयर्स की लाइफ है, अगर लीज पे देती है गवर्नमेंट या राइट टू यूज पे देती है, तो उस केस में 25 ईयर्स के बाद फिर जो कमेटी का मैंडेट ये भी है कि फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न जहाँ से भी लिया गया एक्सपायरी के बाद फिर उसको रिटर्न किया जाए। तो होप दोस्तों ये जो झारखंड जो सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 है, मैंने काफ़ी, चूँकि अगर पॉलिसी पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल्ड पॉलिसीज़ होती है, इनको अगर इस टाइप से कवर करना हो तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, बट मेरी कोशिश यही थी कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर सकूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरा जो ये वीडियो है बेसिकली इस पॉलिसीज़ पे आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।